Hello students, in this video lecture I will explain you the features of Indian economy। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। The term Indian economy is the outcome of two words, Indian plus economy। Indian economy word दो वर्ड से मिलके बना है, इंडिया प्लस इकोनॉमी। इंडियन का मतलब है जो इंडिया से रिलेटेड है और इकोनॉमी का मतलब है आपकी अर्थव्यवस्था, मतलब वो सब एक्टिविटीज़ और वो सब अरेंजमेंट जो एक कंट्री के सिटीजन के थ्रू किए जाते हैं, चाहे वो अरेंजमेंट्स इंडिविजुअल किए जाएं या कलेक्टिवली किए जाएं, वो सारे के सारे अरेंजमेंट और एक्टिविटीज़ वो पर्सन अपनी कुछ वांट जैसे कि फूड, क्लॉथ और शेल्टर उनको सेटिस्फाई करने के लिए करता है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो उसमें इज़ नॉट जस्ट अ स्टडी ऑफ फैक्ट एंड फिगर रिलेटिंग टू इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिया। उसमें सिर्फ इंडिया की इकोनॉमिक लाइफ की ही के फैक्ट और फिगर की स्टडी नहीं की जाती, बल्कि ये भी देखा जाता है कि एक इकोनॉमिक लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे दूर किया जाएगा। इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी फीचर को हम डिफरेंट पार्ट में क्लासीफाई करके एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। सेकेंड इज इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में कैसे है। नेक्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी इज अ प्लान्ड डेवलपिंग इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था एक योजनात्मक तरीके से विकासशील अर्थव्यवस्था है। फोर्थ है डुअलिस्टिक नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहरा स्वरूप है। और फिफ्थ है सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय जो बंटवारा है वो किस तरह का है। फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, इंडियन इकोनॉमी इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी की सबसे पहली फीचर है कि इंडिया की इकोनॉमी एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। कई कंट्री की पर कैपिटा इनकम जैसे कि अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, इनकी पर कैपिटा इनकम कुछ बाकी कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश इन सबसे ज़्यादा है। जो पहले वाली कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है उन्हें डेवलप्ड इकोनॉमीज कहा जाता है, विकसित देश कहा जाता है। और दूसरी तरफ वो कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय कम है डेवलप्ड नेशन के कंपैरिजन में, उन्हें अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज अल्प विकसित देश कहा जाता है। सैमुअल्सन के अकॉर्डिंग एक लेस डेवलप्ड कंट्री वो कंट्री है जिसकी प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कुछ डेवलप्ड नेशन जैसे कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, ग्रेट ब्रिटेन, वेस्टर्न यूरोप इन सब के कंपैरिजन में कम होती है। Optimistically, a less developed country is one regarded as being capable of substantial improvement in its income level। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक वे में आशावादी तरीके से देखो तो एक लेस डेवलप्ड कंट्री वो कंट्री है जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने इनकम के लेवल को एक सबसिस्टेंस लेवल तक ले जा सकती है, इंक्रीज कर सकती है, उसमें इंप्रूवमेंट ला सकती है। अंडर डेवलपमेंट की कुछ थ्योरीज भी दी गई हैं। सबसे पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत। निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत प्रोफेसर नग्से के थ्रू दिया गया था। उन्होंने ये कहा था कि एक इकोनॉमी इसलिए पुअर होती है, एक कंट्री इसलिए पुअर होती है क्योंकि वो पुअर होती है। अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। उन्होंने एक सर्कल के थ्रू, एक साइकिल के थ्रू, विशियस सर्कल के थ्रू एक्सप्लेन किया। नग्से ने कहा कि एक कंट्री जिसकी इनकम का लेवल लो है उस कंट्री में सेविंग भी लो होती है, बचत भी कम होती है, और कम सेविंग की वजह से उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट का लेवल कम होता है। और क्योंकि इन्वेस्टमेंट निवेश कम है तो वहाँ पे प्रोडक्शन कम होगी, उत्पादन कम होगा, और प्रोडक्शन कम है तो उसे सेल करके अल्टीमेटली फिर से इनकम कम होगी, और ये सर्कल चलता रहेगा। अगर एक कंट्री एक बार लो इनकम के ट्रैप में फंस गई तो वो इसी ट्रैप में ही फंसी रहेगी जब तक वो इसे बाहर निकलने के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठा लेती, अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज नहीं करती या अपनी कंट्री में डिमांड के लेवल को इंक्रीज नहीं करती। सेकेंड थ्योरी है थ्योरी ऑफ लो इनकम
लेवल इक्विलिब्रियम, प्रोफेसर लिबिन्स्टीन ने इस थ्योरी को लो इनकम लेवल इक्विलिब्रियम थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था कि अंडर डेवलप कंट्री की डेवलपमेंट के बाद में कुछ ऑब्स्ट्रैकल होती हैं, कुछ रुकावटें होती हैं उनके विकास में। उन्होंने अपनी थ्योरी से 3 जो कंक्लूजन निकाले थे, निष्कर्ष निकाले थे, वो क्या थे? पहला निष्कर्ष था दैट इक्विलिब्रियम ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी शुड बी ट्रीटेड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अंडर डेवलप कंट्री का जो इक्विलिब्रियम होता है, अल्प विकसित देशों का जो संतुलन होता है, वो अस्थिर संतुलन होता है। व्हेन अ चेंज इज अफेक्टेड इन इक्विलिब्रियम ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, द वेरी फोर्सेस which have a tendency to increase per capita income create certain condition directly or indirectly, as a result of which per capita income begin to fall। जब एक अंडर डेवलप कंट्री के इक्विलिब्रियम के ऊपर कुछ चेंज का इफेक्ट पड़ता है, कुछ चेंज आता है, कुछ परिवर्तन आता है, तो सारे की सारी फोर्सेस जो है वो पर कैपिटा इनकम को लो करना शुरू कर देती हैं और इकोनॉमी जो है वो फॉल होना शुरू हो जाती है। Under disequilibrium condition in the initial stage of development of an underdeveloped economy, factors lowering the income are more powerful। एक अंडर डेवलप कंट्री में वो फैक्टर्स जो इनकम को कम करते हैं, जिन्हें शॉक बोला जाता है, वो शॉक्स उन फैक्टर से ज़्यादा होते हैं जो इनकम को बढ़ाते हैं। जो फैक्टर्स इनकम को इंक्रीज करते हैं दैट आर स्टिम्युलेंट्स, और जो कम कर रहे हैं वो शॉक्स हैं। इसका मतलब शॉक्स आर मोर देन स्टिम्युलेंट। तो इनकम का लेवल कम करने वाले फैक्टर ज़्यादा है, इनकम को बढ़ाने वाले फैक्टर कम होते हैं, इसीलिए वो कंट्री अंडर डेवलप कंट्री रह जाती है। सेकेंड पॉइंट है, हम यहाँ ले रहे हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी अंडर डेवलप इकोनॉमी कैसे है? फर्स्ट इज स्टैग्नेंट पर कैपिटा इनकम। इंडिया की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय स्टैग्नेंट है, स्थिर है। During 50 years prior to independence, growth rate of per capita income per annum was less than 1%. इंडिपेंडेंस 1947 से 50 ईयर्स पहले इंडिया की पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ रेट थी वो 1% से भी कम थी। नो डाउट इंडिपेंडेंस के बाद जब प्लान किए गए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ कंट्री को चलाया गया, तो कंट्री के पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई, लेकिन वो इंक्रीज इतना नहीं है जितना होना चाहिए था। ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1950 to 51 to 2016 to 17, अगर आप 1950-51 से लेके 2016-17 तक देखो तो एनुअल रेट जो पर कैपिटा इनकम की इंक्रीज का है वो नियर अबाउट 3% रहा है, जो कि डेवलप्ड नेशन के कंपैरिजन में बहुत कम है। सेकंड है, हमारी पर कैपिटा इनकम स्टैग्नेंट है, लेकिन उसका लेवल भी लो है। लो पर कैपिटा इनकम को भी हम यहाँ पे एक टेबल से शो कर रहे हैं, जहाँ पर बाकी कंट्रीज जो डेवलप्ड नेशन है उनके साथ कंपेयर करके बताया हुआ है कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम डेवलप्ड नेशन के कंपैरिजन में कितनी कम है। यूएसए में ईयर 2016 का ये डाटा है। यूएसए की पर कैपिटा इनकम 56,850 इन यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर थी। यूके में 42,370, जापान 38,000, चाइना 8,250, श्रीलंका 3,790, बट इंडिया की सिर्फ 1,670। इसका मतलब डेवलप्ड नेशन के कंपैरिजन में इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी कम है। और वर्ल्ड की एवरेज अगर देखी जाए 10,326, उसके कंपैरिजन में भी कम है। इंडिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम है, जो जीवन का स्तर है लोगों का वो भी निम्न है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम कम है तो लोग सिर्फ उनकी लाइफ की जो नेसेसिटीज़ हैं, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, इनको भी अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पाते। अगर आप इंडिया में 1999 की डाटा देखते हो तो एक इंडिविजुअल पर्सन की जो एवरेज इनटेक था कैलोरी का वो 2496 कैलोरी था, लेकिन अगर डेवलप्ड नेशन में देखा जाए तो वही एवरेज 3400 है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इंडिया के अंदर इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल नहीं है। आय की और संपत्ति की असमानता है बंटवारे में। इंडिया में अभी भी 29.8% की जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। अगर आप टॉप के रिच पर्सन देखते हो 10%,
तो वो नेशनल इनकम का 3.6% पार्ट ले जाते हैं। लेकिन जो टॉप के 10% पीपल हैं वो नेशनल इनकम का 29.8% का पार्ट उन्हीं के पास चला जाता है, और बिलो 10% वाले जो पुअर पर्सन हैं उनके पास टोटल नेशनल इनकम का सिर्फ 3.6% जाता है। एंड 21.9% पीपल आर स्टिल अंडर द पॉवर्टी लाइन। 29.1% पीपल अभी भी पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, निर्धनता की रेखा से नीचे हैं। एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड करती है। हमारी पॉपुलेशन का 46.2% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही एंगेज है। लेकिन एग्रीकल्चर में 2016-17 में जीडीपी में इसकी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15.3% रही थी। अगर आप डेवलप्ड नेशन की बात करते हो तो वहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर लोगों की डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि इंडिया के अंदर है। लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी प्रॉपर नहीं है। आल्दो इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर केन इंडस्ट्री या शुगर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये सब ओपन की गई हैं, लेकिन फिर भी ये उतना सेटिस्फैक्ट्री वर्क नहीं कर रही हैं जितना कि होना चाहिए था। लैक ऑफ प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटीज। इंडिया जैसी अंडर डेवलप्ड कंट्री के होने का एक और कारण है कि हमारी कंट्री में बैंकिंग और क्रेडिट की फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है। स्पेशली अगर हम रूरल एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर बैंकिंग सेक्टर उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाया जितना कि उन एरियाज में है जो कि डेवलप हो चुके हैं। लैक ऑफ प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटीज के बाद नेक्स्ट पॉइंट है लेस डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमारी कंट्री में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे रेलवेज, रोडवेज, एयर, वाटरवेज ये भी इनएडिक्वेट हैं हमारे जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से हमारा रॉ मटेरियल, गुड्स इनकी प्रॉपर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारी कंट्री अंडर डेवलप है। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 18% इंडिया के अंदर ही रहता है, लेकिन वर्ल्ड के एरिया का सिर्फ 2.4% एरिया इंडिया में है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। हमारी कंट्री में अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है। लार्ज स्केल पे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। 2014 में नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन जो कि रजिस्टर्ड थे कंट्री में वो 969। अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के अंदर 4.83 करोड़ की अनएम्प्लॉयड पर्सन की रजिस्ट्रेशन थी। लैक ऑफ कैपिटल। हमारे पास कैपिटल की भी कमी है, पैसे की भी कमी है, जिसकी वजह से कंट्री में इन्वेस्टमेंट का लेवल भी कम है। अंडर डेवलप्ड नेचुरल रिसोर्सेज। हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो अंडर डेवलप्ड है। इंडिया के अंदर बहुत रिच सोर्सेज में वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट ये सब हैं, लेकिन उनको फुली हार्नेस्ड नहीं किया जा रहा, उनका पूरा यूज़ नहीं किया जा रहा। शॉर्ट ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर। हमारी कंट्री में अच्छे उद्यमी, कुशल उद्यमियों की कमी है, जिसकी वजह से इंडिया में उतनी नई इंडस्ट्रीज या रिस्की इंडस्ट्रीज जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाती जितनी कि डेवलप्ड नेशन में है। आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन। अभी भी हमारी कंट्री में कुछ सामाजिक कुप्रथाएं जैसे कि कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, सक्सेशन का लॉ, कस्टम, रिलीजियस राइट्स ये सब चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में लोग अभी भी बैकवर्ड है उनकी सोच, और नई टेक्निक को वो अडॉप्ट करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से कंट्री के रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं और कंट्री अंडर डेवलप्ड है। लो ग्रेड ह्यूमन कैपिटल। हमारी ह्यूमन कैपिटल भी अच्छे ग्रेड की नहीं है। हमारी जो मानवीय पूंजी है उसके पास अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा कुशल नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी भी पुअर है, हमारे पास जो तकनीक है वो भी पुअर है। हमारी कई इंडस्ट्री इसलिए भी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती, जैसे हमारी कॉटन इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी पुरानी और इन्फीरियर मशीन को यूज़ किया जा रहा है। डुअलिस्टिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, हमारा जो आर्थिक संरचना है वो दोहरी है। एक तरफ तो इंडिया की इकोनॉमी में हाईली डेवलप्ड सेक्टर है,
जो कि एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट बनाता है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं जिन सेक्टर की इनकम भी ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी कंट्री में एक सबसिस्टेंस सेक्टर है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, छोटे छोटे बिजनेस यूनिट्स हैं, छोटी छोटी विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि अभी भी अंडर डेवलप है, उनकी इनकम के सोर्सेज बहुत कम हैं। तो इस डुअलिस्टिक नेचर की वजह से भी हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था कि इंडिया की इकोनॉमी किस तरह से अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। सेकंड है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसमें पब्लिक सेक्टर भी हो और प्राइवेट सेक्टर भी हो। तो मिक्स्ड इकोनॉमी की फीचर्स इंडिया की कैसी हैं? फर्स्ट, पब्लिक सेक्टर। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, इंडिया में 2 इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया है। फर्स्ट है एटॉमिक एनर्जी, सेकंड है रेलवेज। बाकी सारी की सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी गई हैं। सेकंड है लाइसेंस्ड सेक्टर। 5 इंडस्ट्री ऐसी हैं जिनको ओपन करने के लिए आपको गवर्नमेंट से प्रायर लाइसेंस लेना पड़ता है। बाकी सब जो हैं उनके लिए लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और वो 5 इंडस्ट्री जिनके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है वो हैं अल्कोहलिक प्रोडक्ट, टोबैको प्रोडक्ट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एंड हजार्डस केमिकल। नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी है। इन 2 इंडस्ट्री, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे के अलावा बाकी जितनी इंडस्ट्री हैं वो सब प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी गई हैं। गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कुछ मेजर, कुछ एक्ट भी बनाती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 में बनाया गया। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट जो है उसने एक सेटअप तैयार किया। प्रोडक्शन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कुछ सेक्टर रिजर्व कर दिए गए कि उनकी प्रोडक्शन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही करेगी। तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के थ्रू कुछ ऐसे मेजर अडॉप्ट किए जाते हैं जिनके थ्रू स्मॉल इंडस्ट्रीज को या प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज अ प्लान्ड डेवलपिंग इकोनॉमी और प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी एक योजनात्मक तरीके से विकासशील अर्थव्यवस्था कैसे है, या फिर आप कह सकते हो इंडिया की इकोनॉमी का वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहे हैं, प्रेजेंट में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो कैसे है। Under the dynamic leadership of late Prime Minister Jawaharlal Nehru, India has adopted the path of economic planning in order to achieve the goal of rapid economic development. जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर जो हमारे थे, उनकी लीडरशिप में इंडिया में सबसे पहले आर्थिक योजना को अपनाया गया। 5 ईयर प्लान में इंडिया में जो पीरियड्स था कि कब कौन सा प्लान चला उसे हम एक टेबल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला 5 ईयर प्लान 1951 में स्टार्ट हुआ था, 51 to 56, फिर अगेन सेकेंड 56 to 61, 5 ईयर के प्लान थे। थर्ड 61 to 66, देन फोर्थ 69 to 74, 74 to 78, उसके बाद 1 ईयर का प्लान आया था। फिर 1980 to 85, देन 85 to 90, उसके बाद अगेन एक साल का एक प्लान था। 1992 to 97, 97 to 2002, 2002 to 2007, 7 to 12 एंड लास्ट जो था वो 12 to 17 था। इस प्लान पीरियड में इंडिया की इकोनॉमी में कुछ प्रोग्रेस हुई थी। फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्रीज इन नेशनल इनकम। कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज हुई। ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान इंडिया की जो नेशनल इनकम थी वो 5.1% पर एनम के अकॉर्डिंग 1950 to 51 to 2016 to 17 में इंक्रीज हो चुकी है। तो इसका मतलब प्लान के दौरान इंडिया की नेशनल इनकम इंक्रीज हुई। फर्स्ट प्लान में इंडिया की नेशनल इनकम में 3.6% की इंक्रीज थी, सेकंड में 4.1, इसी तरह से 12th प्लान में 6.6 और अलग अलग भी 12th प्लान के 1 ईयर का दिया हुआ है। तो प्लान, हर प्लान की अगर आप एवरेज देखते हो तो वो 5.5% के अकॉर्डिंग इंडिया की जो नेशनल इनकम है उसमें इंक्रीज रहा है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो रही है, सिर्फ नेशनल इनकम इंक्रीज नहीं हुई, इंडिया की पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुई है। 2016-17 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम में जो ग्रोथ रेट थी वो 5.4% थी। इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की दर, निवेश जिसे आप कहते हो, वो भी इंक्रीज हो रहा है। 5 ईयर प्लान के बाद से इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्रीज हुआ क्योंकि नई नई इंडस्ट्रीज ओपन करने के लिए गवर्नमेंट ने ज़्यादा प्लान किया।
लाइसेंस खत्म किया गया, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट किया गया। 1950-51 में जो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन पूंजी निर्माण की दर 8% थी वो 15-16 में इंक्रीज होकर 33.3% हो गई। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर में भी कुछ परिवर्तन आए और हरित क्रांति भी आई। प्लान पीरियड के दौरान ही इंडिया के अंदर कुछ लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार किए गए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, नई तकनीक का विकास किया गया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में भी कुछ चेंजेस आए। 1966 में अच्छी टेक्नोलॉजी और हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की वजह से कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति भी आई। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर भी प्लान पीरियड के दौरान काफ़ी विकसित हो चुका है, डेवलप्ड हो चुका है। अब कंट्री में कई कैपिटल गुड और बेसिक इंडस्ट्री जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मशीनरी, केमिकल फर्टिलाइजर, ये सब डेवलप्ड हैं, प्रॉपरली डेवलप्ड हैं। कंट्री के अंदर पब्लिक सेक्टर भी एक्सपेंड हो चुका है और एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको मॉडर्नाइज किया गया, डाइवर्सिफाई किया गया है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल भी इंक्रीज हुआ है प्लान पीरियड के दौरान। इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर जनरेशन, अच्छी रोड्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन, एयरवेज, एयरपोर्ट्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सी पोर्ट्स, रेलवेज, रोड, इन सबको डेवलप किया गया है जो कंट्री की फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अचीव करने में हेल्प करता है। सोशल सर्विसेज में भी इम्प्रूवमेंट आई है, जैसे कि कंट्री में डेथ रेट कम हुआ है, एवरेज एक्सपेक्टेंसी लाइफ की लोगों की इंक्रीज हो चुकी है, कई तरह की डेंजरस डिसीज जो है उसे कंट्रोल कर लिया गया, नई नई रिसर्च की जा रही हैं, लेबोरेटरीज ओपन की जा रही हैं। एजुकेशन सेक्टर में बच्चों के नंबर को इंक्रीज किया गया है, नंबर ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल कॉलेजेस, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ओपन किए गए हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए हॉस्पिटल्स, बेड, डॉक्टर, नर्सिस, इन सब की फैसिलिटीज़ इंक्रीज की गई है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। मॉडर्नाइजेशन, नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है, हम बाहर से अच्छी टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट भी कर रहे हैं। हम अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट को प्रमोट, बाहर निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं, बनी हुई गुड्स को बाहर बेच रहे हैं, जिसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। और इंपोर्ट के सब्सिट्यूट, जो वस्तुएं हम बाहर से मंगवाते थे उनके सब्सिट्यूट हमने अपनी कंट्री में बनाने ही शुरू कर दिए हैं। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारी कंट्री में साइंस और टेक्नोलॉजी की भी डेवलपमेंट हो रही है, नई नई रिसर्चेस की जा रही हैं, जिसकी वजह से कंट्री डेवलप हो रही है, आईटी सेक्टर हमारा इम्प्रूव हो रहा है। स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस कंट्री में आ रहे हैं, पब्लिक सेक्टर एक्सपेंड हो रहा है, प्राइस सपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट लेके आई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया गया है। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, अप डाउन, जो तेजी मंदी, डिप्रेशन, बूम, ये सिचुएशन थी, उनकी फ्लक्चुएशन अब कम हो चुकी है, मतलब कंट्री में स्टेबिलिटी आ रही है, स्थिरता आ रही है। प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नीड, और नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन की जा रही है, जिस गुड और सर्विस की डिमांड है उन्हें प्रोड्यूस किया जा रहा है। बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है कंट्री के अंदर, ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर ज़्यादा ग्रो हो रहा है और दूसरा नहीं, हर सेक्टर की ग्रोथ, चाहे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सबके ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है। राइट यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपरली कंजर्वेटिव तरीके से यूज हो, उसके लिए भी गवर्नमेंट इंश्योर करती है। फोर्थ पॉइंट है डुअलिस्टिक नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की जो नेचर है वो दोहरी है, डुअलिस्टिक है। कैसे है? पहला पॉइंट है इकोनॉमिक डुअलिज्म, इंडिया में इकोनॉमिक डुअलिज्म है। इकोनॉमिक डुअलिज्म, आर्थिक दोहरापन, एक तरफ तो हमारा एक सेक्टर ऐसा है जो कि एग्रीकल्चर में एंगेज है, या आप ये कह सकते हैं कि जो सिर्फ सबसिस्टेंस सेक्टर है, जो सिर्फ अपना जीवन निर्वाह के लिए अर्न करता है। दूसरी तरफ वो सेक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा रिच है, जिसमें बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज आ जाते हैं, बिजनेस यूनिट आ जाती हैं। तो ये आर्थिक दोहरापन है, इकोनॉमिक डुअलिज्म है। टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म भी है। सेक्टर वाइज देखा जाए तो हमारी कंट्री में अभी भी एक सेक्टर में लोग पुरानी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और दूसरे सेक्टर में लेटेस्ट इंपोर्टेड जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया जा रहा है। इसी तरह से सोशलॉजिकल डुअलिज्म भी है। सोसाइटी में एक सेक्शन ऐसा है जो हाईली ट्रेडिशनल है, पुराने रिचुअल्स को, ट्रेडिशन को मानता है, सुपरस्टिशन है, अंधविश्वासी है, और दूसरा सेक्टर ऐसा है जो कि हाईली एजुकेटेड है, एम्बिशियस है, जो कि ज़्यादा चेंजेस चाहता है।
लास्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को हम तीन सेक्टर में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डायरी, क्वेरिंग ये सब एक्टिविटीज आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, पावर जनरेशन आ जाती है। और टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर जिसमें सारी सर्विसेज, चाहे बैंक है, इंश्योरेंस है, टेलीकम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वेयर हाउस है, गोदाम है या ट्रेडिंग है, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। किसी भी डेवलप्ड कंट्री में टर्शरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन होता है नेशनल इनकम में, वो सेकेंडरी और प्राइमरी से ज़्यादा होता है। अब अगर आप बात करते हो इंडिया की, तो इंडिया में 2016-17 में टर्शरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था नेशनल इनकम में, वो 53.2% था। सेकेंडरी सेक्टर का 31.5% और प्राइमरी का 15.3%। इसका मतलब ये एक फेवरेबल चेंज है। जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का हमारी जीडीपी में या नेशनल इनकम में होगा, उतनी ही ज़्यादा कंट्री डेवलपमेंट की पाथ की ओर मूव होगी। दैट्स ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। थैंक यू सो मच।